हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया था एलगी। तो जब हम किंगडम प्लांटी को डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होता था। एक तो था हमारा एलगी और दूसरा हमारा था एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा यानी ऐसा प्लांट ग्रुप जिनमें क्या हो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता हो। और इस कैटेगरी में को फिर हमने डिवाइड किया था दो पार्ट्स में। एक तो था हमारा ब्रायोफाइटा और दूसरा हमारा था ट्रैकियोफाइटा। यानी ये दो कैटेगरी डिवाइड हो गई, एक ब्रायोफाइटा की और दूसरी ट्रैकियोफाइटा की। जो ट्रैकियोफाइटा हमारा था ये फिर डिवाइड किया था टेट्रोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा में। तो अब इसको तो हमें स्टडी नहीं करना, हमें पहले क्या स्टडी करना है, ब्रायोफाइटा की। यानी सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करें, ब्रायोफाइटा। नाउ लेट्स स्टार्ट ब्रायोफाइटा। अब सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि जो ब्रायोफाइटा था ये असाइन सबसे पहले किसने किया, तो सिम्पसन। जो सिंपल थे इन्होंने ही सबसे पहले जो टर्म ब्रायोफाइटा था इसको असाइन किया था। कब किया था, 1897 में। और जो ब्रायोफाइटा था ये पौधों की कैटेगरी में ऐसा पहला पौधा था जो कि क्या हुआ, पानी से बाहर मिट्टी पर पाया गया, यानी जल से बाहर। इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट। यानी जमीन पर पाया जाने वाला पहला पौधा जो कि पाया गया कहां, नम और छायादार स्थानों में। यानी अकर्स इन ह्यूमिड एंड नम और छायादार स्थान, यानी सैडी प्लेस। यस। तो ब्रायोफाइटा की कंडीशंस में क्या हो गया कि सबसे पहली चीज हो गई कि ब्रायोफाइटा ऐसे पहले पौधे थे जो क्या हो गए, जमीन पर पाए गए। लेकिन चूंकि ये एक्वेटिक जनरेशन से डायरेक्ट आगे बढ़े, यानी ये जल से बाहर निकलने वाले पहले पौधे थे, इसलिए ये ऐसी जगहों पर पाए गए जहां नमी की मात्रा अधिक हो और पर्याप्त छाया भी हो। अन्यथा क्या होगा, ये पौधे प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो हमारे ब्रायोफाइटा थे इनको टर्म दिया गया एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। यानी वनस्पति जगत का क्या कहा गया, इन्हें उभयचर कहा गया। क्यों कहा गया वो भी जान लीजिए। एम्फीबिया या, और ये जो कंडीशंस हो गई, इस कंडीशंस के बेस पर ये क्या कहा गया, एम्फीबियंस। यानी अब इन्हें एम्फीबियंस क्यों कहे, रीजन था क्यों, क्योंकि ये जल से बाहर निकले और कहां आ गए, सरफेस पर आ गए। लेकिन इनमें वाटर कंपल्सरी था रिप्रोडक्शन के लिए, यानी जो जल था वो आवश्यक था किसके, जनन के लिए। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत का उभयचर कहा गया। अब अगर हम बात करें इसके साइलेंट फीचर की, यानी अगर इसमें लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, किस टाइप का हो सकता है, कौन से विशेष लक्षण होते हैं, अगर उनकी हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो है कि ये इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, थैलस में होगी। लेकिन यहां कुछ चीजें हैं जो क्लियर है कि थैलस होगी बट विदाउट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। यानी थैलस तो होगा लेकिन उसमें रूट स्टेम, जड़, तना और पत्ती स्पष्ट नहीं होंगी, ये स्पष्ट रूप से सीन नहीं होंगी। फिर होता है कि अगर ये ऐसा है तो ये पौधे क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे कि हेटेरोट्रॉप्स होंगे। तो इस कंडीशंस में जितने प्लांट हैं मोस्टली जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉफस है। ऑटोट्रॉफस यानी अधिकतर पौधे क्या होंगे, स्वपोषी होंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। अब चूंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पाई जा रही है तो प्लांट्स के किस कलर में होने की संभावना ज्यादा है, ग्रीन कलर में, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाएगा। लेकिन ये जो प्लांट होते हैं हमारे, ये नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं।
नॉन वैस्कुलर प्लांट, यानी इनमें संवहन ऊतक जो होते हैं या संवहन तंत्र आप कह सकते हैं या संवहनी प्रक्रियाएं जो होती हैं उनका अभाव होता है, वो चीजें नहीं पाई जाएंगी। यानी जाइलम और फ्लोएम, संवहन में मुख्य रूप से आप क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम का क्या होगा, अस्पष्ट डिफरेंशिएशन या आप कह सकते हैं पूर्णतः अभाव होगा। हाँ, रूट के समान एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, राइजॉइड्स। राइजॉइड्स, जो राइजॉइड्स होगा यह पाया जाएगा और जो वर्क करेगा किसके, एज ए रूट, एज ए रूट, यानी जो राइजॉइड्स होगा या रूट के रूप में, जड़ के रूप में काम करेगा, लेकिन अस्पष्ट जड़ का अभाव होगा। एक चीज और जानिए कि जो होल प्लांट बॉडी होती है, जो मेन प्लांट बॉडी है, ये मेन प्लांट बॉडी जो है ये गैमेटोफाइट होगी, गैमेटोफाइट होगी या गैमेटोफाइटिक होगी, यानी जो मुख्य पौधा होगा वो युग्मकोद्भिद प्रकार का होगा, युग्मकोद्भिद प्रकार का होगा, तो इसलिए पौधे के हेप्लॉइड होने की संभावना क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यानी मुख्य पौधा क्या होगा, हेप्लॉइड होगा, आगुणित होगा, क्रोमोसोम्स की संख्या में वेरिएशन होगा। अब अगर हम बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर हम बात रिप्रोडक्शन की करें तो यहां दो टाइप्स के रिप्रोडक्शंस पाए जाएंगे। कौन कौन से, एक तो होगा हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमारा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जनन की दो प्रक्रियाएं इन पौधों में पाई जाएंगी। एक प्रक्रिया होगी कायिक जनन के द्वारा और दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, लैंगिक जनन के द्वारा। अब अगर हम इनमें स्टार्ट करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन की प्रक्रिया को, तो अब देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हिंदी में कहते हैं कायिक जनन। अब कायिक जनन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी, तो जो कायिक जनन होगा सबसे कॉमन प्रोसेस उसका होगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन के द्वारा। यानी अगर पौधे का कोई भी पार्ट्स टूट जाए और टूट कर क्या हो, नया पौधा बना दे, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाती है, विखंडन कहलाती है। और विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा कायिक जनन की एक प्रक्रिया संपन्न होगी। दूसरी प्रक्रिया क्या है कायिक जनन की, दूसरी है जीमा फॉर्मेशन। जीमा जो होता है ये कप लाइक अपीयरेंस होता है, जो क्या होता है थैलस के अपर सरफेस पर पाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर्स लिबरेट कर दिए जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये कायिक जनन की प्रक्रिया में ये दूसरा मेथड होता है किसका, जनन का। तीसरी प्रक्रिया होती है बुलबिल, बुलबिल यानी बुलबुल के द्वारा निर्माण होना। इससे क्या होगा, छोटे छोटे ट्यूबर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में ये राउंडेड स्पेरिकल शेप में बियर कर लेते हैं और जनन की प्रक्रिया को संपन्न कर देते हैं। अगला होता है ट्यूबर, ट्यूबर इससे क्या होगा, ये जनन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ट्यूबर की प्रक्रिया जब होगी तो यहां साथ होगा प्रोटोनीमा, जो मेन प्रोसेस होता है ट्यूबर का, जिसमें क्या होगा, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और उसी से जनन की प्रक्रिया उस संपन्न होगी। अब अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, तो दूसरा हमारा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन की जनन की प्रक्रिया में दूसरी जनन की प्रक्रिया क्या थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। अब अगर हम लैंगिक जनन की प्रक्रिया करें तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो सेक्स आर्गन होंगे वो क्या होंगे, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड जैकेट, यानी जो आपके सेक्स आर्गन होंगे इनके चारों तरफ क्या होगा, कोशिकाओं का एक मोटा आवरण पाया जाएगा जो क्या करेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। इसमें जो हमारा मेल आर्गन है, मेल आर्गन ये हमारा कहलाएगा एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, जबकि जो हमारा फीमेल आर्गन है, फीमेल आर्गन ये कहलाएगा
आर्चीगोनियम। जो आर्चीगोनियम होता है ये नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो हमारा एंथ्रीडियम है इसके द्वारा अस्पर्म बनता है। अस्पर्म जो होता है ये बाइफ्लैजेलेट होता है, यानी इनमें दो कशाभिकाएं पाई जाती है, जिससे ये क्या करता है, वाटर फिल्म के द्वारा मूव करता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को संपन्न करता है। इसीलिए जो वाटर होता है, वाटर नेसेसरी होता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी बिना जल के निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब अगर पूछा जाए कि जो प्रक्रियाएं हो रही हैं ये स्पेशली किस टाइप की होंगी, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये मेनली होता है oogamous टाइप। oogamous टाइप यानी जो मेल आर्गन होगा मोटिल होगा, स्मॉल होगा, जबकि फीमेल आर्गन क्या होगी, लार्ज होगी और फिक्स होगी, यानी वह मूव नहीं कर पाएगी। अब जब ये प्रक्रियाएं होंगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जो डिप्लॉयड जाइगोट होगा ये मियोटिक डिवीजन के द्वारा मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाएगा, और जो मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो है वो फिर डेवलप हो जाएगा किसमें, स्पोरोफाइट में, यानी मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो। मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय भ्रूण। जो जाइगोट है ये क्या किया, विभाजन किया, और विभाजन करके यह किसमें कन्वर्ट हुआ, बहुकोशिकीय भ्रूण में कन्वर्ट हुआ, जो पुनः विकसित हो जाता है किसमें, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद अवस्था में इसका परिवर्तन हो जाता है। और जो हमारा स्पोरोफाइट होता है ये तीन चीजों से बना होता है बेसिकली। कौन कौन सी चीजें, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। जो फुट नीचे की तरफ, सीटा कैप्सूल को प्रोटेक्ट करती है ताकि कैप्सूल ऊपर की तरफ फिट हो सके, और जो कैप्सूल होता है यह स्पोर बियर करता है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए यही क्या करता है, स्पोर्स को बॉडी के बाहर स्प्रेड करता है। जो स्पोरोफाइट प्रोसेस है, जैसे ही यह बना और सीटा से ये कैप्सूल से स्पोर्स बाहर निकले तो ये तुरंत ही क्या करेगा, गैमेटोफाइटिक थैलस का निर्माण करेगा। और गैमेटोफाइटिक थैलस के निर्माण होने पर यह प्रक्रिया फिर क्या होगी, फिर रिवर्स हो जाएगी, फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। यानी जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ये कंटिन्यूअस पैटर्न में चलता रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि बीजाणुद्भिद अवस्था से युग्मकोद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था से बीजाणुद्भिद अवस्था में परिवर्तन होता है। यही जो परिवर्तन की प्रक्रिया है युग्मकोद्भिद अवस्था से बीजाणुद्भिद अवस्था में, यही चीज हमारी कहलाती है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। यानी हिंदी में इसी को हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। यानी जो ब्रायोफाइटा है ये क्या करते हैं, ये शो करते हैं प्रक्रिया जिसे हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण करते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है इसको हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। ओके, थैंक यू।